हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एवरेज, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड भी है। जैसे कि अगर आपको एवरेज क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आएगा और रेशियो प्रोपोर्शन में काम आएगा। आपको बहुत सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे इक्वेशंस, ये सब चीज़ों में भी काम आता है वो। सो ये एवरेज पढ़ना बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। सो मैं ये जो चैप्टर है आपको मैं इजीएस्ट से इजीएस्ट तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो सॉल्व हो जाए। सो मैं यहाँ आपको लगभग पूरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। सो इस पहले देखते हैं कि इस एवरेज होता क्या है, उसके बेसिक समझते हैं, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा परसेंटेज और एवरेज को लेके। सो एवरेज का जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो ये है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज या एलिमेंट, जितने भी जैसे कि 5 नंबर्स हैं तो उन पांचों नंबर का आप सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर कितने नंबर, जैसे 5 नंबर है तो 5, ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकल जाता है। वैसे अगर आपको सम ऑफ ऑल द एलिमेंट निकालना है और ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल वैल्यूज, ठीक है, या टोटल एलिमेंट जो भी आप बोलिए। सो ये आपका ये दोनों फॉर्मूला है। सो ये तो फॉर्मूला हुआ। अब समझते हैं कि बेसिक जो है वो एवरेज का मतलब क्या है, ठीक है। सो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ। अब इसका एवरेज निकालते हैं। सो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 25 75, सो 75। 75 अब कितना वैल्यू से 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 15 इसका एवरेज आ गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला यूज करके, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो ये आ गया 15 एवरेज। अब इस 15 का मतलब क्या है, वो क्योंकि 15 एवरेज होगा, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये पांचों वैल्यूज जो है वो 15 बन गया है, ठीक है। तो ये 5 भी 15, 10 भी 15, ये 15 भी 15, 20 भी 15 और ये भी 15, तो ये वैल्यू सब 15 बन जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा मतलब यहाँ पे ये बोला जाए कि एवरेज एक ऐसा वैल्यू है जो इन सब वैल्यू के बराबर होगा, एक मीन वैल्यू जो इन सब वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ये भी देखिए, अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो 15 एक ऐसा नंबर है जो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये चीज आपको एवरेज में पहली बात तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो अब आइए देखते हैं, हमारा पहला 1-2 बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जो एवरेज में आते हैं वो आपको समझ में आएगा। अभी एवरेज पे एक इम्पॉर्टेंट मेथड देखते हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एवरेज के वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो इसी वीडियो सॉल्व होंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, थोड़ा मेथड तो पुराने हो गए, वो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। लेकिन ये मेथड से ना जो टफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एवरेज किस चीज पे बेस्ड है। सो मैं आपको समझाता हूँ पहले कि ये मेथड काम कैसे करता है। सो जैसे कि मान लीजिए 4 नंबर है, ठीक है, 32 46 25 57, ठीक है, ये 4 नंबर है। देखिए, उससे पहले आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एवरेज ओरिजिनली में है क्या, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग एक 5 वैल्यूज लेते हैं, 5 10 7, ठीक है, 8 9, ठीक है, ये वैल्यू लिए मान लीजिए। उसके बाद अब हम सपोज करते हैं कि इन नंबर्स का एवरेज जो है मान लीजिए 7 है, ठीक है, तो इन नंबर्स का एवरेज 7 है। तो इस 7 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे 7 के बराबर है, ठीक है। तो वो ऐसा वैल्यू जो सबके बराबर हो वो क्या होता है, एवरेज। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि ये एक्चुअली में एवरेज होता है, ठीक है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए, 32 46 25 57। अब इनका एवरेज हम लोग आप निकाल के देख लीजिएगा। वैसे मैंने निकाला हुआ है तो इसका एवरेज मान लीजिए आपका 40 आता है, ठीक है। सो 40, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। सो एवरेज मान लीजिए 40 है, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 नंबर का एवरेज 40 है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि इन चारों में एक नया नंबर ऐड होता है जो कि 40 है, मान लीजिए एक नया नंबर ऐड होता है 40 एक नया नंबर ऐड होता है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पता है हम लोगों को कि ये अगर एवरेज 40 है तो ये चारों वैल्यू 40 के बराबर हो गए हैं अभी, ठीक है, और एक नया नंबर 40 ही ऐड हो रहा है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज फिर से 40 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है
कि सेम वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू के बराबर ऐड होता है उसमें, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, ये चार वैल्यू 32, 46, 25, 57, अब इन चारों में मान लीजिए चारों नंबर में एक कोई वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू सब में ऐड होता है। मान लीजिए मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, सो +5 +5 +5 +5 इन चार वैल्यूज पे, तो ये क्या बन जाएगा 37, ये क्या बन गया 51, ये क्या बन गया 30, ये क्या बन गया 62, ठीक है। अब 5, तो एवरेज क्या होगा, नया नंबर का एवरेज, तो यहाँ पर आपको सबको ऐड करके डिवाइड बाई 4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में सेम वैल्यू ऐड हुआ है, तो एवरेज में भी सेम वैल्यू ऐड होगा। सो 40 + 5 क्या हो जाएगा 45। वैसी सेम केस क्या होगा सब्सट्रैक्शन में भी, -5 -5 होता है, तो यहाँ 40 - 5 35 एवरेज हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ऐसा वैल्यू, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू के बराबर ना हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं 50, एक नया नंबर 50 ऐड करता हूँ, तो 5 नंबर हो गए, नया नंबर 50 ऐड करता हूँ, तो फिर एवरेज क्या होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग को ये पता है कि एवरेज इन 4 नंबर का एवरेज 40 है, इन 4 नंबर का एवरेज 40 है, तो सब वैल्यू 40 के बराबर है, और नया नंबर 50 ऐड हो रहा है, तो ये एवरेज से कितना अधिक है या कितना कम है वो देख लेते हैं। तो एवरेज से ये 10 अधिक है, ठीक है, सो 10 अधिक है, और टोटल अभी 5 वैल्यू हो गए हैं, 1 2 3 4 5। अब 10 एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा नंबर इस पे एवरेज से अधिक है, क्योंकि एवरेज 40 है और 50 यहाँ पे नया नंबर ऐड हो रहा है। सो 10 जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो 10 डिवाइडेड बाई 5 जो कि हो गया आपका 2, ठीक है। सो 2 सब में 2 ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये 10 को 5 में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एवरेज से एक्स्ट्रा अधिक है, ठीक है। सो इसमें +2 करेंगे तो मतलब समझिए कि इसमें सब में +2 सो 42 42 42 42 और ये भी 42। सो एवरेज क्या हो गया अपना 42, ठीक है। तो ये अपना थर्ड कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है इसी पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे। सो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अभी जो मैंने इसके पहले जो मेथड पढ़ाया है उस पे बेस्ड रहेगा। सो ये क्वेश्चन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए वीक इज 32 डिग्री, बट फ्राइडे टेम्परेचर वॉज टेकन एज 32 डिग्री इंस्टेड ऑफ 16 डिग्री, फाइंड करेक्ट एवरेज, ठीक है। सो इसका हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में इसका क्या मतलब है। एक सप्ताह का औसत तापमान 32 डिग्री है, परंतु शुक्रवार का तापमान 30 डिग्री के जगह पे 16 डिग्री ले लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, सही औसत निकालना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में पहले तो 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो ये कि 30 डिग्री के यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, 30 डिग्री की जगह पे 16 डिग्री ले लिया गया। देखिए औसत तापमान दिया हुआ है 32 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को सही औसत निकालना है, और वो गलती क्या की है हम लोग, 30 डिग्री की जगह पे 16 डिग्री 30 डिग्री की जगह 16 डिग्री ले लिया गया है, ठीक है। तो पहले चीज तो आपने को ये नोट करना है कि ओरिजिनल सही तापमान क्या है 16 डिग्री, और हम लोगों ने ज्यादा वैल्यू लिया है, तापमान जो लिया है वो 30 डिग्री लिया है, मतलब ज्यादा वैल्यू हमने लिया है। तो अगर ज्यादा वैल्यू लिया है इसका मतलब जो औसत है वो घटेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू, जो असली औसत और असली तापमान जो 16 डिग्री कम है, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा ले लिया है, तो औसत जो है वो 32 डिग्री से कम होगा। पहला पॉइंट तो ये है। तो अगर आपके 4 ऑप्शन हैं और बाकी 3 थे आपके 32 डिग्री से ऊपर दिए हुए हैं और एक 32 डिग्री से कम दिया हुआ है, तो वहीं पे आप मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपने को क्या देखना है, तो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके बताता हूँ, फिर मैं जो अपना शॉर्टकट जो हम लोग यूज करेंगे वो बताऊंगा। तो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि एक हफ्ता का औसत तापमान 32 डिग्री है, सो टोटल तापमान निकालने का तरीका क्या होता है 32 × 7, तो ये टोटल तापमान निकल जाता। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग जो गलत वैल्यू है, 30 डिग्री हमारा गलत वैल्यू है, और सही वैल्यू को ऐड कर देंगे 16 डिग्री, तो इससे क्या आ जाएगा, सही टोटल तापमान आ जाएगा। तो देखिए इसको जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना सही टोटल तापमान आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया अपना 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है सॉल्व करने का। अब एकदम आसान तरीका हम लोग इसमें देखें सॉल्व करने का, तो वो ये है कि अब हम लोग का देखिए अब 32 डिग्री दिया हुआ है टोटल तापमान, और हम लोग का पहले तो ये देख लीजिए कि 30 डिग्री ले लिया है 16 डिग्री की जगह पे। सो 30 डिग्री माइनस 16 डिग्री ये हो जाता है आपका 14 डिग्री, 14 डिग्री, ठीक है। सो 14 डिग्री इन दोनों का डिफरेंस है, और ये वैल्यू, और क्योंकि हम लोग को ये पता है कि 32 डिग्री से और जो सही तापमान होगा वो 32 डिग्री से कम होगा, सो 32 डिग्री
माइनस, अब 14 डिग्री हम लोग का डिफरेंस है क्योंकि ये वैल्यू जो है इसी को हम लोग को उसमें ऐड करना है। तो अब ये 7 दिन है, जो वीक में 7 दिन होते हैं वो सब में डिवाइड होगा। सो 14 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। सो ये हो जाएगा 32 डिग्री माइनस 2 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। सो ये आपका ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का, इसको आप मन में भी सॉल्व कर सकते थे। सो ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें सॉल्व कर लीजिए। सो हमारा देखते हैं अगला 5th क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट एंड ए टीचर इज 11 ईयर। इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 10 ईयर। फाइंड टीचर्स एज, ठीक है। सो इसका हिंदी में क्वेश्चन ये है कि 39 विद्यार्थियों और एक शिक्षक का औसत उम्र 11 वर्ष है। यदि शिक्षक हटा दिया जाए तो औसत उम्र 10 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो शिक्षक की उम्र ज्ञात कीजिए, शिक्षक का हम लोग को एज बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो पहला चीज तो ये देखिए कि 39 स्टूडेंट और टीचर मतलब कि 40 लोग हो गए। सो 40 लोगों का औसत उम्र दिया हुआ है 11। पहला चीज तो हम लोग का डेटा ये है कि 39 स्टूडेंट और टीचर है, मतलब 40 लोग टोटल हो गए। तो 40 लोग का औसत उम्र दिया हुआ है 11। अब क्या बोल रहा है कि टीचर को अगर हटा दे, मतलब कि 49 माइनस 1, सो 39 लोगों का औसत उम्र क्या बन जाता है एवरेज 10। सो ये 10 दिया हुआ है। सो क्या निकालना है, टीचर का एज निकालना है। सो ये डेटा से हम लोग को टीचर का एज निकालना है। सो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो टोटल एज निकल जाएगा इंक्लूडिंग टीचर को इंक्लूड करके। सो 40 इंटू 11 माइनस, अब इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एक्सक्लूडिंग टीचर टोटल एज एक्सक्लूडिंग टीचर। सो 39 इंटू 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे कि मैं क्या सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे 10 कॉमन ले लीजिए। सो 4 इंटू 11 44 माइनस 39। सो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 5। सो आपका आ जाएगा 50 ईयर्स। सो टीचर्स का जो उम्र आएगा वो है आपका 50 साल, 50 ईयर्स। सो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम आप एक नया कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत संख्या है, ठीक है। सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इसका मतलब जैसे अगर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, सो 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब कोई भी दो वैल्यूज अगर आप आसपास लेंगे, अगल बगल जो दो वैल्यूज होंगे उनका डिफरेंस वैल्यू सेम होगा। जैसे 3 और 2 के बीच पे 1 है, 3 माइनस 2 1 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। सो इनका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अब वही कॉन्सिक्यूटिव नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। सो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की जो वैल्यू होगी वो सेम होती है, क्योंकि x प्लस 2, x प्लस 4, वैसे x प्लस 6, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि x हम क्या ले रहे हैं। अगर आप x एक ऑड नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो वो बनेगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर बनेगा वो पूरा ऑड बनेगा। जैसे 1, फिर ये 1 प्लस 2 3, फिर 5, फिर 7। अगर आप ये x की वैल्यू अगर आप इवन ले रहे हैं तो आपका जो पूरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो इवन बनेगा। सो आपका जो बेसिक जनरल टर्म है कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर का वो सेम रहेगा, वो है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ठीक है। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है हमारा जनरल x प्लस 1, x प्लस 2। अब इस पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर इज 2, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर है उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 2 रहता है, ठीक है। और मेन जो हम लोग का मेन जो डेरिवेशन है वो ये है, एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज मिडिल नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं दो एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक वैल्यू लेते हैं हम लोग 15, 16, 17, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अब इनका एवरेज क्या होगा, 15, 16, 17 मिडिल नंबर, ये 16 जो है ये एवरेज होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर ये नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड थे तो आपने आसानी से निकाल दिया, ठीक है। मैं इसको इवन लेके दिखाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आप लेते हैं 13, 14, 15, 16, ठीक है, तो अब इसका एवरेज क्या होगा। सो दो जो मिडिल वैल्यू होंगे, ये 14, 15 जो दो मिडिल वैल्यू है उनको प्लस करके आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकल जाएगा। सो 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका
14.5। ठीक है, तो इसी तरीके से ये याद रखिए, जो एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, मिडिल नंबर। ठीक है, और अगर ऑड है तो डायरेक्ट मिडिल नंबर उसका एवरेज होगा, और अगर इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं तो जो बीच के दो नंबर से उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट पे अब 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। कॉन्सिक्यूटिव नंबर के कॉन्सेप्ट से पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 44 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर, फाइंड हाईएस्ट नंबर। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग उनके औसत से 44 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो अब पहले तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर हम लेते हैं x प्लस 2, x प्लस 4। ये चीज मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है। x प्लस 2, x प्लस 4, ये 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब मैंने ये भी एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो मिडिल नंबर होगा वो आपका एवरेज होगा। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। अब वो बोल रहा है कि द सम ऑफ मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है, इज 44 मोर देन द एवरेज। अब एवरेज क्या है, x प्लस 2, सो x प्लस 2 प्लस 44, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब x प्लस 2 इस साइड भी है, x प्लस 2 इस साइड भी है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 44, सो 2x इक्वल्स टू 44 माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 40, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 20। x 20 आ गया, तो हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 4, सो 20 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 24। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर के कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। कॉन्सिक्यूटिव नंबर के कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 11 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 98, फाइंड हाईएस्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि यदि 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 98 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन इसको भी कैलों नहीं बना पाते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, अगर 11 संख्या ले लीजिए, A B C D E F G H I, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरे 11 संख्या हम ले लेते हैं इसको। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें 11 ये संख्या है, उसका औसत 98 है। तो अब जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसका एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर। ठीक है, तो मिडिल नंबर यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, छठवां नंबर जो होगा f जो होगा वो मिडिल नंबर है। सो f की वैल्यू दिया हुआ है 98, ठीक है, और हम लोग को h की वैल्यू निकालना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है। ये पता है तो ये कैसे निकलेगा। और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो डिफरेंस होता है 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का, मतलब क्रमागत सम संख्याओं के 2 के बीच का जो गैप होता है वो 2 होता है। तो आपको अगर गैप पता है तो देखिए यहाँ पे 5 गैप है, एफ जी के बीच में, जी एच के बीच में, एच आई के बीच में, आई जे के बीच में, जे एच के बीच में। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 98 प्लस 5 इंटू 2, मतलब कि यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 98 प्लस 10, वो हो जाएगा आपका 108। सो 108 आपका हाईएस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो होगा 108। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है A B C and D आर द 4 consecutive even number and its average is 65. Find the product of A and D. ठीक है, ये क्वेश्चन है A B C तथा D क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 65 है। A और D का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं अपने जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो कॉन्सेप्ट है A B C और D। अब इसमें दिया हुआ है कि इन सब का जो एवरेज है वो 65 है। तो एवरेज में मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो बीच के 2 वैल्यूज को ऐड करके अगर आप डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये वैल्यू एवरेज होता है, जो वो दिया हुआ है 65। सो B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 130। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, जो ये A और D निकालना है और इनका गुणनफल निकालना है, मतलब A इंटू D जो होगा वो हम लोग का आंसर होगा। सो A और D की वैल्यू निकालना है। सो देखिए B प्लस C तो हमको मिल गया, ठीक है, 130। सो अब देखिए एक चीज तो जो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि B और C के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, क्योंकि ये
कंसेक्यूटिव सम संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। पहला अपना कॉन्सेप्ट ये है। तो हम लोग को पहले BC अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग को AD मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 65 इंटू 2 है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो 64 और 66 होना चाहिए, ठीक है। 64 और 66, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई, इनको ऐड करेंगे 30 मिल रहा है और इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे 65 मिल रहा है, ठीक है। सो अगर हम लोग को B का वैल्यू क्या आ गया 64 और C का वैल्यू क्या आ गया 64 और 66, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गया 64 और 66। अब हम लोग का A का वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे 2 कम 62 और इससे 2 अधिक D का वैल्यू होगा 68। सो A इंटू D क्या हो जाएगा 62 इंटू 68। तो ये आपको अगर निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 consecutive odd number is 575. What will be the sum of next 5 consecutive number? ओके, सो इसका मतलब है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है। अगले 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। सो ये विषम संख्याओं का आपको इस पे दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना पहले आप जैसे कि हम एक विषम संख्या इमेजिन करते हैं, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इमेजिन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 3 5 7 9, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर जो है अब उसके बाद इनका जो औसत दिया हुआ है वो है 575, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट जो नंबर्स हैं, इसके नेक्स्ट जो 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका हम लोग को औसत निकालना है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट नंबर क्या होंगे 11 13 15 17 और 19, ठीक है। तो इसको पहले लिख के देख लीजिए उसके नीचे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो 1 11 3 13 5 15 7 17 9 19, इन सब के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो है आपका 10 का। 11 - 1 10, 13 - 3 10, 15 - 5 10 और 17 - 7 10 और यहाँ पर भी 10। सो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 5 50। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा, जो नेक्स्ट 5 नंबर होगा उसमें 50 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें 50 ऐड हो रहा है। तो हम लोग का जो दिया हुआ नंबर क्या है 575। सो इसमें 10 इंटू 5 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 575 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 625। सो ये आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप जो है एवरेज के बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो जो मैं आपके 2-3 कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया, फिर बेसिक्स कुछ फॉर्मूलास बताया, आपको असली मीनिंग समझाया मैंने एवरेज का होता क्या है, ठीक है। तो आप जो मैक्सिमम जो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस पेपर जो है उनको उठाइए, नेट से क्वेश्चन है उनसे आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट visualclass.com पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो एवरेज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी मैं जो कुछ बातें आपको बोलने वाला हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी और कुछ मोटिवेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आपको मोटिवेशन चीजें नहीं सुननी है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं और आप आगे अपने काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत है, आपको अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो देखिए मेन मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे बोलने का वो ये है कि आप एग्जाम्स दे रहे हैं, आप ऐसा तो आप पहले एग्जाम्स देने वाले तो होंगे नहीं, आपने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स भरे होंगे, दिए होंगे और फिर आप तैयारी कर रहे हैं। आपका निकला शायद रिटर्न भी कई बार निकला होगा या फिर कई लोगों का नहीं निकला होगा या इंटरव्यू में नहीं निकला होगा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, फिर कुछ सीखना चाहते हैं उससे, फिर कुछ नया तरीका सीखना चाहते हैं। लेकिन देखिए मैं ये भी कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं से भी आप तैयारी करें या कुछ भी करें, लेकिन आपका कुछ चीजें सही नहीं है तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे पेपर। वो चीजें मैं बताऊंगा कि क्या चीजें चाहिए पेपर निकालने के लिए, ठीक है। पेपर निकालने के लिए सबसे चीज है कि आप अपना डेली की आदतें सुधारें। जो आप पहले से करते आ रहे हैं शुरू से, वो आप अभी फिर से एग्जाम टाइम भी करेंगे, एग्जाम की तैयारी के समय, तो वैसे नहीं होता, ठीक है। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर आप देखिए अभी भी कई लोग होंगे जो मेरे वीडियोस देख ले होंगे, कॉपी पेन लेके बैठे नहीं होंगे, खाली वीडियोस देख लिए, और जो लोग कॉपी पेन लेके बैठ के नोट किए होंगे वो सही है, वो उनसे एक कदम आगे हैं और वो उनको ज्यादा है कि वो थोड़े एक कदम तो आगे हैं कम से कम उनसे, क्योंकि उन्होंने कुछ तो डेडिकेशन दिखाया, ठीक है। तो अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आपको एग्जाम निकालना तो इतना आसान नहीं है, भीड़ बहुत है और भीड़ है
तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ में, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो आप जो लाइफ जी रहे हो आप, ठीक है, तो वो नॉर्मल जिंदगी जो आप जी रहे हो उसमें कई सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, भले वो किसी प्रकार का एडिक्शन हो या फिर डेली रूटीन हो जो आप गलत फॉलो कर रहे हो, वो सब चीजों को आप ठीक करिए पहले। ठीक है, उसके बाद आप तैयारी करिए बैठ के एग्जाम्स का प्रिपरेशन, एक पर्टिकुलर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए कि उस 10 साल का पेपर एनालाइज करिए कि क्या पेपर आया हुआ है। अब उसके बाद उस पर नोट करिए पूरा, फिर डेली आपका हैबिट बनाइए कि मुझे ये टारगेट करना है। अभी भी कई लोग एग्जाम देने जाते हैं बिना टाइमिंग प्रैक्टिस किए, बिना टेस्ट सीरीज बनाए, बिना 3 घंटा का पहले प्रैक्टिस किया। आप ऐसा दोगे तो फिर मेन जब एग्जाम देने बैठोगे तो 3 घंटा में नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा लगा होगा कि जब मैं पेपर दे के आया तो काश 10 मिनट अधिक मिल जाता। आपको पता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में थोड़ा सा फर्क होता है, और वही फर्क की वजह से वो लोग आगे हैं, वो आज गवर्नमेंट एग्जाम के चेयर पे बैठे हैं और आप नहीं बैठ पाए। क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए सही तरीके से। आपने कभी टेस्ट सीरीज 1 महीना बना के नहीं देखा, उस टाइमिंग को आपने 2 घंटा में कभी एनालाइज नहीं किया अपने कहाँ पे गलत है, कौन से टॉपिक में गलत कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक में सही कर रहा हूँ, ये सब चीजों को आपने कभी नहीं देखा। जब वो देख लोगे ना तो फिर आप निकाल लोगे पेपर को। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो पहले आप ठीक करिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, पूरा भीड़ के तैयारी करिए चीज को, क्यों नहीं निकलेगा पेपर। ठीक है, तो ये आज का मोटिवेशन था। तो इसी तरीके से मैं आपको हर वीडियो के लेक्चर पे मोटिवेशन जरूर दूंगा। सो थैंक यू, गुड बाय।